कि स्टोरी सुनना, कहानियां सुनना किस किस को पसंद है। मुझे पसंद है। साहिल सर, आपको भी पसंद है? थैंक यू। ओके, विकास सर को भी पसंद है, अंचल जी को पसंद है, विनोद जी को पसंद है। मैं देख लेती हूँ कैमरा पे और कौन कौन हैंड रेज कर रहे हैं। चैट बॉक्स में बहुत सारे रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, स्टोरी सुनना किस किस को पसंद है। और शायद आप ये बताओगे कि स्टोरी सुनना किसको पसंद नहीं है। मैम, स्टोरी सुनना तो सबको पसंद है। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल सही, स्टोरी सुनना तो हम सबको पसंद है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्टोरी एक ऐसा यूनिवर्सल आर्ट है जो हमेशा से इतिहास में, मतलब हिस्ट्री में, एक ह्यूमन कम्युनिकेशन का पार्ट हमेशा रहा है ना। ये एक इंफॉर्मेशन को कैसे कन्वे करे, अपनी एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करे, एक दूसरे पर्सन से इमोशनल लेवल में कैसे कनेक्ट करे, अगर इसका सोल्यूशन आपके पास अगर कुछ है, वो है स्टोरी टेलिंग। कोई भी फील्ड क्यों ना होने दो, एक बिजनेस क्यों ना होने दो, एक एजुकेशन क्यों ना होने दो, या फिर एक एंटरटेनिंग फील्ड क्यों ना होने दो, स्टोरी टेलिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है अपनी ऑडियंस को इफेक्टिवली कनेक्ट कर पाए। अगर आप सबको याद है, 10 डे एमबीए प्रोग्राम में डे 6 में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अंडर द टॉपिक पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन में एक टिप हमें बताया था, वो है स्टोरी टेलिंग। राइट। अब बिजनेस में स्टोरी टेलिंग कितना इंपॉर्टेंट, एक वाइटल, एक टूल जैसा कैसे काम करेगा। अपनी ब्रांड को वो कैसे नैरेटिव करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कैसे बताएंगे, एक मेमोरेबल कनेक्शन आप अपने कस्टमर के साथ कैसे बनाने वाले हो, आज आप ये स्किल सीखने वाले हो। और मैं आपको बताऊं, एजुकेशनली स्टोरी टेलिंग जो है हमेशा से एक पैडागोजी का टूल रहा है ना। आप कहीं पे भी जाइए, आप क्लासरूम में जाइए, ट्रेनिंग सेशन में जाइए, एजुकेशन कंटेंट में जाइए, स्टोरीज हमेशा एक बहुत डिफिकल्ट जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको इजी करने के लिए आपका ये स्टोरी बहुत हेल्प करता है। तो आज ये स्टोरी टेलिंग की जो कला है, जो यूनिवर्सल कला है, ये हमें सिखाने एक और बार आ गए हैं साहिल सर फ्रॉम लर्निंग एंड डेवलपमेंट कंटेंट टीम। सो थैंक यू सो मच साहिल सर फॉर कमिंग। और ये जो स्किल है, आप बहुत एंजॉय करने वाली हो। जो स्टोरी टेलिंग का जो टॉपिक है, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, आप जब अपने कस्टमर से कनेक्ट करोगे, तो ये जो कला है ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने में, और उनके साथ एक कनेक्शन बनाने में, उनके साथ एक रैपो बिल्ड करने में। सो विद दैट, थैंक यू सो मच साहिल सर, एंड आई हार्टी वेलकम टू यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आशा करती हूँ कि आपका सेशन एक और बार सब एंजॉय करेंगे, बहुत बड़ी लर्निंग के साथ जाएंगे। With that, over to you, sir. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम साहिल खान है और मेरा लास्ट सेशन आई बिलीव आप सब ने देखा होगा, जो था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, कि कैसे हम अपने इमोशनल, जो हमारा ब्रेन है, इमोशनल का जो पार्ट है, उसको हम कैसे ट्रेन कर सकें, कैसे उसको हम इंटेलिजेंट बना सकें। और उस बारे में मैंने बताया था। तो अगर कुछ लोगों को नहीं पता मेरे बारे में, फिर से बता देता हूँ। मेरा नाम साहिल खान है और अभी तक पिछले 7-8 महीनों से जो आप कंटेंट देख रहे हैं, रिटिमस में देख रहे हैं, आप ईसीपी में देख रहे हैं, आप आईसीपी में, आईटीसी आईसीटी में, इन सब के पीछे जो कंटेंट का काम था वो मेरा था, वो कंटेंट मैं लिख रहा था। और आज जो हम इमोशनल इंटेलिजेंस लास्ट वीक हमने कवर किया था, उसी से मिलता जुलता, उसी से एक स्टेप आगे एक ऐसा ही टॉपिक लेके मैं आप लोगों को आया हूँ, जिसका कॉन्टेक्स्ट अभी कविता मैम ने सेट किया है। थैंक यू सो मच कविता मैम इस चीज के लिए। आपने मेरा बहुत सारा समय बचाया। और आप लोगों से मेरी दो रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिएगा, और अगर पॉसिबल हो तो पेन पेपर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटीज भी कराऊंगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानियां। देखिए, कहानियां सबको पसंद है, ये बिल्कुल एंशियंट आर्ट है। जब जब जाति जब स्टार्ट हुई, तब से लोगों ने क्या किया था, पत्थरों पे, पहाड़ों पे जो कुछ वो देखते थे, जो कुछ वो फील करते थे, वो क्या करते थे, उसको उकेर देते थे। हिस्ट्री के अगर मैं कुछ ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर्स की बात करूं, वाल्मीकि जी हो गए, वेद व्यास जी हो गए, जेके रोलिंग हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां कह दी जो आज तक वो अमर हो गई, हम सबके जहन में है। शक्तिमान सबको याद होगा, महाभारत सबको याद होगा। क्यों? क्योंकि जो कहानी सुनाने वाले थे ना, उन्होंने कुछ इस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया कि कभी हम उसे भूल ही नहीं सकते। तो स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, और उस आर्ट को सीखा जा सकता है। तो इस टॉपिक में आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे उस आर्ट को हम सीख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। और
जैसे ही कहानी कंप्लीट होगी ना, कहानी के कंप्लीट होते ही चैट बॉक्स में आप सभी लोग ये बताइएगा कि वो कहानी किसके बारे में थी। 2 मिनट का कहानी है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, बड़ा ही क्रूर। वो अपने जनता पे ना बड़ा मतलब बहुत प्रेशर डालता था, बहुत उन पे जुल्म करता था। जनता बहुत परेशान रहती थी उससे। तो एक दिन उसके राज्य में एक ऋषि मुनि आए। वो ऋषि मुनि ना वो गुस्से के लिए बड़ा फेमस थे। मतलब उनको सब जानते थे कि बड़ा गुस्से वाले हैं। सारी जनता भाग भाग के उनके पास गई। सबने रिक्वेस्ट किया कि हमें बचा लो उस राजा से, क्योंकि राजा बड़ा ही क्रूर है। वो ऋषि मुनि उस राजा के दरबार में गए। जाने के बाद जाते ही उन्होंने राजा पे गुस्से में बरस पड़े और कहा कि तेरा टाइम अब खत्म, क्योंकि तेरी ही बहन का 8वां जो बच्चा होगा ना, वो तेरा काल बनेगा। तुझे वो खत्म करेगा, तेरे इस क्रूरता को खत्म करेगा, और इस जनता को जो तुझसे बहुत ज्यादा परेशान है, जो तेरी प्रजा तुझसे बहुत ज्यादा परेशान है, वो तुझसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अब क्योंकि वो ऋषि मुनि बहुत पहुंचे हुए थे, तो सबको उसकी उनकी बात पे यकीन हो गया, इवन राजा को भी। राजा को लगा कि अगर ऋषि मुनि ने ये बात बोला है, मतलब वो चीज सही होगी। राजा ने क्या किया, अपनी बहन और उनके पति को अपने ही घर में नजरबंद कर दिया, हमेशा के लिए। अगले 7 8 9 सालों में जब भी उनके घर कोई बच्चा पैदा होता, राजा बड़ी बेरहमी से उस बच्चे को मार देता, बड़ी बेरहमी से। जनता में त्राहिमाम मचा हुआ था कि कैसा राजा है यार, अपनी ही बहन के बच्चे को मार रहा है। एक को मारा, दो को मारा, तीन को, ऐसे करके 7 हो गए। पूरी जनता परेशान थी। लेकिन जब ऋषि मुनि ने वो बात बोली थी ना, कि वो जो 8वां बच्चा होगा, वो जनता को, उस प्रजा को, वो हमेशा के लिए वो खुशियां देगा जो ये राजा कभी नहीं दे सका। राजा के जुल्म से उनको मुक्त कर देगा हमेशा के लिए। तो सबको ना बड़ी आशा हो गई थी उस बच्चे से। पूरा राज्य चाहता था कि वो बच्चा किसी तरह से बच जाए। हुआ ये, जो जो बच्चे के पिता थे, उन्होंने जो दरबार होता है, दरबार में जो कुछ बड़े लोग होते हैं ना, उनसे, सेनापति होते हैं, उनसे उन्होंने सेटिंग करी। और जो कुछ सैनिक थे उनसे भी सेटिंग करी कि ये है, और प्रेगनेंसी का टाइम जो, सॉरी, जो डिलीवरी का टाइम वो आने ही वाला है, तो हमें किसी तरह से इस बच्चे को बचाना है। पूरा राज्य चाहता था वो बच्चा बचे। और जो उस बच्चे के पिता थे ना, उनके एक मित्र थे, एक उसी राज्य के थोड़ा सा बाहर एक गांव था। आप कहिए कि जो उनकी पत्नी थी वो भी उस टाइम प्रेग्नेंट थी। हुआ ये, संयोग कुछ ऐसा बना कि जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो रात को वो जो पिताजी थे वो उस बच्चे को ले गए एक टोकरी में। और वो टोकरी का मतलब, क्योंकि बारिश का टाइम था, तो टोकरी को ऐसा किया गया, जो दूर से ना वो लग रहा था कि कुछ कोई सांप ने उसको ढक रखा है। बारिश का टाइम था, और एक नदी थी जो बहुत बिल्कुल उफान पे थी। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो नदी पार करके उस बच्चे को उस पार किया, और उसके बाद वहां से एक और जो बच्ची पैदा हुई थी उसको उस टोकरी में लेके वापस आए। जब वो तैर रहे थे ना, तो दूर से देखने पे लोगों को लग रहा था कि यार ये तो कोई सांप है उसके ऊपर, बट वो टोकरी ही थी। और फिर बच्चे को लेके आए, और जब अगली सुबह हुई तो राजा ने बड़ी क्रूरता से फिर से उसको मार दिया, उस बच्चे को। राजा बड़ा हंसा कि मैंने तो उस ऋषि मुनि की बात को झुठला दिया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब जो उन्होंने बोला था, मैंने उनके गणित को फेल कर दिया। और वो जो बच्चा था वो दूसरे गांव में पला बढ़ा। बच्चा 18 साल बाद वापस आता है, उस राजा को मारता है, और उस प्रजा को हमेशा के लिए मुक्त करता है। अब चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए ये कहानी किसकी थी। सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए। साहिल सर, मेरे पास तो रेस्पॉन्सेज बहुत सारे आ रहे हैं। कंस मामा, बहुत श्री सारे, बिल्कुल कृष्ण। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी हाँ, ये कहानी थी श्री कृष्ण की। उन्होंने अपने जो मामा थे कंस, उनको उनके अत्याचारों से उनको मुक्ति दिलाई, और मथुरा वासियों को वो चीज दिया जो वो चाहते थे हमेशा से। ध्यान से देखना, ये जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है ना, ये जो कहानी सुनाई है, मैंने इसका एक डिफरेंट वर्जन सुनाया है। सेम कहानी को मैंने अलग तरीके से सुनाया। कहने का मतलब ये है, जो कहानियां होती है ना, उनका जो मूल होता है वो वही होता है। लेकिन जब आप उसे सुना रहे होते हो ना, उसे आप उसमें अपना इमोशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आप सामने वाले से ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, बिल्कुल ये कहानी जो थी, ये श्री कृष्ण की थी, और उनके जो मामा थे कंस की कहानी थी। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो, अभी मैंने आपको बताया कि हम जो कहानी सुना रहे होते हैं लोगों को ना, वो अपने पर्सपेक्टिव से सुना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इमेजिन कीजिए रामायण, जो जो मतलब
हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रामायण के बारे में जानता है, लेकिन क्या होता, रामायण के जो लेखक है ना, वो वाल्मीकि जी ना होके वो होते वो होता रावण। तो कहानी कैसी होती? इस टाइम में कहानी का हीरो रावण होता, और शायद जो इधर के लोग थे वो विलन होते। और रावण के डेथ के बाद शायद लंका में यार हर साल, जैसे हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है, उनके यहाँ हर साल 2 मिनट का मौन रखा जाता, क्योंकि कहानी रावण के पर्सपेक्टिव से लिखी गई थी। ऐसे ही अगर महाभारत के जो जो राइटर होते वो वेद व्यास जी ना होते, वो शकुनी होता। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था। तो कहानी कुछ और होती, क्योंकि यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव था वो होता इनका शकुनी का। अब देखिए, जब भी हम कोई कहानी सुना रहे होते हैं ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप उस कहानी को किस पर्सपेक्टिव से सुना रहे हो, उसके पीछे का इमोशंस क्या है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसी चीज पे। एक सेकंड गाइस। ओके, इमेजिन कीजिए कि 3 फ्रेंड हैं। मान लीजिए एक का नाम है श्याम, एक का नाम है बाबू भैया, और एक का नाम है राजू। ठीक है, 3 लोग हैं। और तीनों ही, जैसे मैं अगर बात करूं श्याम की, तो श्याम एक पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करता है। जो बाबू भैया हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बी को सपोर्ट करते हैं, और जो राजू है वो पॉलिटिकल पार्टी सी को सपोर्ट करता है। राजू डेटा फैक्ट्स नंबर सब प्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को ये प्रूफ करने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टी ए सही है। बट ये दोनों मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही श्याम और बाबू भैया भी क्या करते हैं, डेटा फैक्ट्स नंबर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाकी दोनों को ये कन्विंस करने के लिए उनकी पार्टी सही है। देखो, हो सकता है एक पार्टी सही हो, 100% सही हो। हमारे जिंदगी में ऐसी बहुत बार ऐसा होता है, मेरे लाइफ में तो ऐसा बहुत बार होता है, किसी चीज को लेके मैं 100% श्योर होता हूँ कि ये चीज सही है, लेकिन मैं सामने वाले को वो चीज नहीं बता पाता, क्योंकि सामने वाले का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो उस चीज को लेके डिफरेंट तरीके से सोच रहा होता है। अब इसमें क्या होगा, झल्लाहट सी फील होगी, क्योंकि हम थॉट को चेंज करना चाह रहे हैं। थॉट कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो, कोई भी इंसान क्या होता है, किसी चीज को लेके फील कैसा करता है। जैसे हमारे कुछ लोग, अभी आप में से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये मानते होंगे, जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, सामने से अगर बिल्ली चली जाती है तो हम लोग रुक जाते हैं। कुछ लोग, उनको लगता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, अगर हमने यहाँ पे रोड को क्रॉस किया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अपशगुन होगा। ये उनका बिलीफ सिस्टम है, उनका थॉट प्रोसेस है। वो तब चेंज होगा जब उसके पीछे की फीलिंग्स चेंज होगी, कि इंसान उस चीज को लेके कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है। अगर आप लाख नंबर्स डेटा या कुछ भी प्रेजेंट कर दें, आप तब तक चेंज नहीं कर सकते उसे, जब तक आप ये ना दिखा दें कि उस इंसान उस चीज को लेके फील कैसे करता है। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्यों बताया ये चीज। जब भी आप अपने कस्टमर से कनेक्ट करेंगे, जब भी, तो अक्सर हमारे मन में क्या होता है कि कस्टमर ना बोल देता है, या कस्टमर का ऑलरेडी एक थॉट होता है इस चीज को लेके। अगर हम उसको ना लाख नंबर दे दें, लाख बता दें कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इतना अर्न कर लोगे, ये हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी कर रहे हैं आप इसको, इससे इस कोर्स से ये सीख जाएंगे, इससे ये कर जाएंगे, तब तक वो चीज चेंज नहीं होगा जब तक उस चीज के पीछे की उसकी फीलिंग्स, जो इमोशंस जो कनेक्ट होता है, वो चेंज ना हो जाए। जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो यही करती हैं, कुछ ऐसा शो करती हैं अपने प्रोडक्ट को लेके कि आपका थॉट प्रोसेस जो था वो फील करने लगता है उस चीज को लेके। जैसे एप्पल का एक बड़ा ही फेमस उनका कैंपेन था, थिंक डिफरेंट। अब एप्पल का जो थिंक डिफरेंट का सीन था ना, वो क्या था, देखो, सदियों से इंसान क्या होता है, खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, चाहे हो चाहे ना हो, सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। जब एप्पल ने कहा थिंक डिफरेंट, तो लोगों को लगा कि अगर मैं इस ब्रांड के साथ जाऊंगा तो क्या होगा, मैं बाकियों से अलग हो जाऊंगा, मैं डिफरेंट सोच सकता हूं, मैं अलग हूं। लोगों ने उस कैंपेन को सक्सेसफुल बना दिया। क्यों? क्योंकि इस बार उन्होंने फीचर्स नहीं देखा, उन्होंने कैमरा नहीं देखा, उन्होंने प्रोडक्ट नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा, इस प्रोडक्ट को यूज करने से हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो अलग सोचते हैं। ये एक कैंपेन ने कितना बड़ा चेंज लाया पूरे के पूरे एप्पल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे रिलेटेड जो सबसे बड़ा एग्जांपल है सदी का, मैं आपको बताता हूँ। 1960s में यूएस में सिविल राइट मूवमेंट चल रहा था। ध्यान से सुनना इस चीज को। 1960s में एक सिविल राइट मूवमेंट हो रहा था। आपने देखा भी होगा कि यूएस में, मतलब अमेरिका में, जो अश्वेत लोग थे, उनको, जो श्वेत लोग थे, मतलब जो गोरे लोग थे, उनको बड़ा परेशान करते थे, उनको अछूत मानते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब उनको बिल्कुल जिल्लत भरी नजरों से देखते थे। उसी टाइम में 1961 में एक किताब आई। किताब का नाम था टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। इस एक किताब ने पूरे सिविल राइट मूवमेंट की दिशा ही बदल दी।
लोग धरनों पे बैठ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा था। क्योंकि लोगों का यहाँ पे देखो, थॉट आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी फीलिंग्स को ना चेंज कर दे, उसको सोचने के तरीके को ना चेंज कर दे। इस एक किताब ने क्या किया, जब भी आपको टाइम मिले इसको जरूर पढ़ना आप। इस एक किताब में एक स्काउट नाम की बच्ची होती है। राइटर ने उस 6 साल की बच्ची की नजर से ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे जो अश्वेत लोग हैं वो फील कर रहे होते हैं जब श्वेत लोग उस पर अत्याचार करते हैं। पूरे अमेरिका ने, पूरे दुनिया ने उस 6 साल की बच्ची की नजर से अमेरिका को देखा और उस इंसिडेंट को देखा। इस एक बुक ने पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी, और आज अमेरिका में सिचुएशन बहुत ज्यादा बेटर है पहले के मुकाबले में। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ थॉट चेंज हुआ, बस सॉरी, सिर्फ फीलिंग्स चेंज हुआ। यही कनेक्ट आपको अपने कस्टमर के साथ करना है। आप उनका थॉट चेंज करने जाएंगे, आप कितनों भी डेटा फेंक दें, कितनों भी नंबर्स उनको दिखा दें, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप उनकी फीलिंग्स नहीं चेंज कर देते। इसलिए कहते हैं कि द रीजन इज वाई स्टोरी टेलिंग इज पावरफुल इज बिकॉज इट एंगेजेस इमोशंस। या आपके इमोशंस के साथ जुड़ता है। और जब कस्टमर, जब आपका ऑडियंस आपके साथ जुड़ जाता है ना इमोशनली, वो आपका फैन हो जाता है, लॉयल फैन। अगर मैं टाटा का एग्जांपल दूं, अगर मैं नमक की बात करूं, तो अब मोस्टली लोग 90% ज्यादा लोग टाटा नमक ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि टाटा से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग सोचते हैं कि टाटा है मतलब ट्रस्ट ही है, भरोसा है, क्योंकि टाटा ने उस तरह से लोगों से कनेक्ट किया। तो एक एक इसी चीज पे एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, ग्रेटेस्ट साइकोलॉजी, उनका नाम है जेरोम ब्रूनर। उन्होंने कहा कि जब हम कोई नंबर या फैक्ट ना किसी स्टोरी के साथ ऐड करते हैं, ये आपके लिए भी है। जब आप अपने कस्टमर को कोई नंबर्स, कोई फैक्ट, कोई फिगर बता रहे होंगे, या किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, जब आप किसी को कोई फैक्ट्स, कोई नंबर्स बता रहे होंगे ना, उस टाइम अगर आपने कोई स्टोरी भी ऐड कर दी, वो 22 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इसका एग्जांपल अभी मैं देता हूं आपको। अभी मैंने आपको अकिल टू मॉकिंग बर्ड का एग्जांपल जो दिया, 1960s में जो सिविल राइट मूवमेंट हो रहा था, मैंने उस इंसिडेंट में एक स्टोरी ऐड करी। अब शायद बहुत टाइम तक आपको ये स्टोरी इसलिए याद रहेगा कि एक बुक ने उस सिविल राइट मूवमेंट को, जो 1960 में हुआ था, वो चेंज हो गया था उस एक बुक की वजह से। क्योंकि उस बुक में एक 6 साल की बच्ची की नजर से दुनिया को दिखाया गया था कि दुनिया 6 साल की बच्ची कैसे देख रही है, तो पूरे यूएस ने देखा। उसी स्टोरी को, सॉरी, उस इंसिडेंट को मैंने एक स्टोरी से ऐड किया। अब इसका इम्पैक्ट ना आपके माइंड में 22 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो यही उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे जो मैं बार बार इमोशंस वर्ड यूज कर रहा हूँ, यही सेम चीज, इसी इमोशंस को हमने अपने पिछले सेशन इमोशनल इंटेलिजेंस में अच्छे से कवर किया था। तो एक बार मैं उसको एक बार फिर से समराइज करता हूँ। उसके बाद आपको फिर से बताऊंगा कि स्टोरी टेलिंग में क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकते हैं, जिसे यूज करके आप भी एक ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर बन सकते हैं, अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो आपके फैन हो जाए, हमेशा आपके साथ जुड़े रहे। तो अगर मैं आपको बताऊं, पिछली बार हमने जो कवर किया था वो किया था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। हमने पढ़ा था सेल्फ रेगुलेशन के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हमने खुद के इमोशंस को जाना। सेल्फ रेगुलेशन मतलब हमने खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया। एम्पथी, दूसरों के इमोशंस को हम समझ के उनके साथ हम एक जो रिलेशन होता है वो बिल्ड कर सके। सोशल स्किल्स, दूसरों से कनेक्ट होना हमने सीखा। और हमने सीखा कि हम खुद से हमेशा कैसे मोटिवेटेड रहें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसी का इमोशनल इंटेलिजेंस का एक अगला कड़ी जो होगा, कि कैसे हम एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकें। क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, क्या क्या टेक्निक हो सकती हैं, जिससे हम एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकें। तो सबसे पहली चीज आती है स्टोरी टेलर में, वो है फोकस। अच्छा, एक सवाल है आप सभी से। आप में से जिसको भी पता होगा, चैट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करना। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, सभी लोग बताना इसका आंसर। एक सेकंड में, जो ह्यूमन ब्रेन है, एक सेकंड में कितनी इंफॉर्मेशन अपने साथ, जो कितनी इंफॉर्मेशन के साथ डील कर सकता है। चैट बॉक्स में बताइए कितनी इंफॉर्मेशन एक सेकंड में। अगर आप में से किसी को अगर ना पता तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद बताऊंगा कि एक सेकंड में जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो कितने इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है। मोहित कुमार जी लिख रहे हैं 22 लाख। ओके, कोई इशू नहीं है, मैं बता देता हूं। ज्योति जी लिख रही हैं नो आइडिया। ठीक है। ह्यूमन ब्रेन ना एक सेकंड में
11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकेंड ह्यूमन ब्रेन डील कर सकता है। 11 मिलियन होता है, 1 मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, मतलब 1.1 CR इंफॉर्मेशन एक सेकेंड में ह्यूमन ब्रेन डील कर सकता है। लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो सोचता है, वो एक सेकंड में कितना डील कर सकता है? अगर इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो आप सोचेंगे ये कितना हो सकता है? ये सिर्फ है 5 से 7। मतलब कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो अवेयर है, जो सब कुछ देख रहा है, वो सिर्फ 5 से 7 इंफॉर्मेशन एक साथ मैनेज कर सकता है। तो जब भी आप कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, अगर वो कई चीजों पे फोकस कर रहा होता है, मतलब उसमें इमोशंस भी आ रहा है, उसमें कॉमेडी भी आ रही है, उसमें इंस्पिरेशन भी आ रहा है, उसमें हॉरर भी आ रहा है, तो कस्टमर आपका या फिर जो आपका ऑडियंस वो भटक जाएगा। इसीलिए जब भी आप कोई स्टोरी सुना रहे होंगे तो आपको एक चीज पे फोकस करना होगा। आप सभी ने स्त्री मूवी देखी होगी, सबको लग रहा होगा कि हॉरर मूवी है, बट उस पे फोकस जो था वो कॉमेडी था। पूरी मूवी का जो थीम था वो कॉमेडी था। उन्होंने हॉरर एज अ मीडियम यूज किया था। वो भटके नहीं कि 10-15 चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए लोगों से कनेक्ट कर गए और मूवी इतनी बड़ी हिट रही। तो पहला ऑप्शन है फोकस। जब भी आप किसी को अपनी कोई स्टोरी सुना रहे हों, एक चीज पे फोकस करिए कि आप उस चीज से क्या चाहते हैं, उसी के इर्द गिर्द आपकी कहानी होनी चाहिए। इसी के अंदर में फोकस में ही 3 चीजें आती हैं। पहला, जो आपके स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, आप हो सकते हैं, आपका कस्टमर हो सकता है, या जिसको लेके आप वो स्टोरी सुना रहे हैं, वो जो कैरेक्टर है ना आपका, उस कैरेक्टर की चैलेंजेस क्या है लाइफ में, उसकी इच्छाएं क्या है, क्या डिजायर रखता है वो, और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो। इसी के इर्द गिर्द हमारी जो स्टोरी होती है, जो हमारा हीरो होता है स्टोरी का, इसी के इर्द गिर्द आपको बुनना है। पहला पार्ट है फोकस के अंदर। दूसरा, फोकस के अंदर मैं बात करूं थीम, आपकी स्टोरी का थीम क्या है? क्या आपकी स्टोरी का थीम लव है? क्या आपकी स्टोरी का थीम हॉरर है, फियर है? क्या आपकी स्टोरी का थीम इंस्पिरेशनल है, आपको कुछ इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी स्टोरी के जरिए? या फिर आपके स्टोरी का जो थीम है वो एक साइकोपैथ का है, वो रिवेंज लेने का है? यह आपको डिसाइड करना होगा, और आपको एक या दो थीम के ही इर्द गिर्द अपनी कहानी को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना होगा। अगर आप अलग अलग चीजें दिखाएंगे, अक्सर हम ऐसी कुछ फिल्में देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो हम सॉरी कई सारे थीम पे चल रही होती है, जिसकी वजह से कभी भी ऑडियंस ना कनेक्ट नहीं कर पाती, और ना कर पाने की वजह से क्या होता है, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। तो जो आपका थीम है, पहले तो आपने अपने हीरो की समझ लिया कि हीरो क्या चाहता है, आपका आपका मेन कैरेक्टर क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके चैलेंजेस क्या क्या है। उसके बाद आपने थीम डिसाइड कर लिया। थीम के बाद आप फोकस में ही तीसरा पॉइंट फोकस करेंगे, वो है प्लॉट। ध्यान रखना, जो प्लॉट होता है ना, वो हमेशा एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक मर्डर मिस्ट्री मूवी आप देख रहे हैं। मर्डर मिस्ट्री मूवी में अब एक साइकोपैथ ने जब किसी का मर्डर किया, अब अगला सीक्वेंस क्या होगा? क्योंकि प्लॉट आपका पहला सीक्वेंस अगले सीक्वेंस से कनेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो लोग भटक जाएंगे, लोगों को समझ ही नहीं आएगा। जब साइकोपैथ ने मर्डर किया, मर्डर करने के बाद अब वो क्या करेगा? वो करेगा या तो वो सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, या फिर वो पुलिस से बचने की कोशिश करेगा। ये हो गया सीक्वेंस। तो जब भी आप अपने किसी कस्टमर को या फिर अपने किसी ऑडियंस को कोई स्टोरी सुना रहे होंगे, तो आपका प्लॉट बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। इधर उधर अगर आप जाएंगे, बहुत सारी, कभी भी कुछ हो रहा है, कभी भी कुछ हो रहा है, तो फोकस एक चीज पे नहीं रहेगा। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? फोकस। जिसके अंदर हमने 3 चीजें सीखी। जो हमारा हीरो है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में, थीम क्या होगा, और स्टोरी का प्लॉट क्या होगा। ये था पहला। अगर मैं आपको दूसरा बताऊं, इसी से रिलेटेड दूसरा आता है इमोशंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इमोशंस, कि कैसे आप, कि जब भी आप कोई स्टोरी सुना रहे होंगे ना, उसमें ऐसा क्या बोलें जिससे सामने वाले का जो इमोशन है वो ट्रिगर कर जाए, वो आपसे ना कनेक्ट कर सके इमोशनली। और एक बार अगर कनेक्ट कर गया, मतलब वो आपका फैन हो जाएगा, वो आपके साथ ही बना रहेगा। मैंने कुछ ब्रांड्स का भी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, मैंने टाटा का एग्जांपल दिया। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ब्रांड्स, देखिए, बीइंग एन एडवाइजर, बीइंग एन कंसल्टेंट, आपको ये सारी चीजें इसलिए पता होना चाहिए कि जब आप किसी कस्टमर के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, जब आप उसके साथ बैठे होंगे, जब आप उसको कुछ बता रहे होंगे स्टोरी के फॉर्म में, क्योंकि मैंने बताया स्टोरी एक एंशियंट आर्ट है, बहुत सदियों से चली आ रही है, और जिसने इस पे मास्टर किया, उसने अपने ऑडियंस के साथ अच्छे से कनेक्ट बिठाया। तो जब भी आप बता रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, एज एग्जाम्पल भी, और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से क्या बोलना है।
जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कुछ ब्रांड्स की, नाइकी का जस्ट डू इट, एक बहुत बड़ी मतलब हिस्ट्री में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था यूएस में। उसमें क्या हुआ था, एक मर्डरर को जब फांसी दी गई थी, तो उसके लास्ट वर्ड थे लेट्स लेट्स डू इट। तो जो इनकी मार्केटिंग टीम थी, उन्होंने क्या किया, उसी स्लोगन को ले लिया, जस्ट डू इट, और इतना फेमस हुआ कि लोगों से कनेक्ट कर गया। मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, थिंक डिफरेंट ने कैसे लोगों से कनेक्ट किया। ऐसे ही जो कोका कोला था, कोका कोला ने क्या किया, वो ट्रक चलाते थे, मतलब कोक का, वो गर्मियों के सीजन में या ठंड के सीजन में यूएस में, तो लोगों को ना बड़ा अपनापन सा फील होता था। कुछ टाइम उन्होंने फ्री में भी बहुत सारी कोक्स लोगों को बांटे। तो लोगों को लगा ये फैमिली वाला ब्रांड है, इसके साथ हमें रहना है, और लोग उसके साथ लिटरली रहे भी। और आज तक भी कोका कोला इतना बड़ा ब्रांड हमारे सामने है। तो जब आप अपने कस्टमर की चीजें बता रहे होंगे, तब आप उनको भी ये चीजें बताएंगे। अच्छा, ये जो सेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेशन आपके अपने लिए है, कि आप एक कैसे अच्छे स्टोरी टेलर बन सकेंगे। क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकेंगे, तभी आप अपने कस्टमर से कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ और ब्रांड्स का आपको एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ब्लिंकिट के साथ लोग इसलिए कनेक्ट हो गए क्योंकि ब्लिंकिट कहता है 10 मिनट्स डिलीवरी, और उसके एड में भी वो फैमिली दिखाते हैं कि फैमिली में अच्छा अचानक से कुछ नहीं है, बच्चा रो रहा है, फट से फादर ने कुछ ऑर्डर किया, आ गया। जो 10 मिनट डिलीवरी है ना, वो लगता है कि अच्छा अभी कुछ कुछ करूंगा, फटाफट मेरे घर पे आ जाएगा। लोग कनेक्ट कर गए। पतंजलि लोग जब खरीदते हैं तो उनको स्वदेशी, मतलब वो लगता है कि हम भारत का कुछ यूज कर रहे हैं। वहां पे उनका वो वाला इमोशन, उस वाले इमोशन से वो कनेक्ट कर गए। रजनीगंधा, रजनीगंधा क्या करता है, हमेशा अपने ऐड में रॉयल चीजें दिखाता है, बहुत बहुत लार्जर देन लाइफ दिखाता है। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, या फिर जो जो भी लोग जो इसके यूजर्स ज्यादा है, जो रजनीगंधा का सेवन करते हैं, उनको लगता है वही थिंक डिफरेंट वाला, कि हम बाकियों से थोड़ा सा ऊपर है। इसलिए रजनीगंधा इतना सक्सेसफुल ब्रांड बन पाया, क्योंकि उसने कनेक्ट किया। ऐसे ही अमूल, जब भी कुछ लेटेस्ट चल रहा होता है, कोई भी लेटेस्ट इंसिडेंट होता है, तो उनका एक जो बच्ची होती है कार्टून वाली, वो उसके साथ उसका ऐड आ जाता है। एक तो लोगों को बिल्कुल रिफ्रेश लगता है, और फट से उस इमोशन को, जो लेटेस्ट चल रहा होता है, जो भी कुछ लेटेस्ट चल रहा होता है, फट से कर जाते हैं कनेक्ट। जैसे वर्ल्ड कप का हो गया, राम मंदिर का हो गया, या जो भी कुछ नया इंसिडेंट चल रहा होता है, फट से वो कर लेते हैं उससे कनेक्ट। एक काफी टाइम पहले एक ऐड आता था इसका टाटा स्काई का, डेली दिल लगी। उसने कई सीरीज में बनाया था, मतलब एक एक मिनट का उसने आठ आठ नौ एपिसोड बनाए थे, जिसमें एक लड़की आती है रिचार्ज लेने के लिए, 8 रुपए का रिचार्ज, फिर वो मिलने के बहाने डेली उनके पास वो सॉरी शॉप में आती रहती है। तो इस चीज को उन लोगों ने इतने ब्यूटीफुली कनेक्ट किया, कि लोगों ने कर लिया कि हाँ, अगर मुझे टाटा स्काई देखना, तो मैं 8 रुपए का रिचार्ज डेली करा के भी देख सकता हूँ। और इसको वो एड के माध्यम से बहुत ब्यूटीफुली लोगों से वो कनेक्ट कर गए। ऐसे ही जब भी हम बात करते हैं, जैसे आपने वो ऐड देखा होगा, जब बच्ची पास होती है तो उनके फादर को एक जो अमीर आदमी होता है वो चॉकलेट देता है, वही कुछ मीठा हो जाए। ये भी लोगों से कनेक्ट कर गया इमोशनली। देखो लोग क्या सोचते हैं, देखो चॉकलेट में क्या होता है, शुगर होता है, शुगर हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इसकी मार्केटिंग इस तरह की गई, कुछ मीठा हो जाए, कुछ कोई भी खुशी है, चलो आप डेयरी मिल्क ले लो। यही चीज आपको अपने कस्टमर के साथ भी करना है। ऐसे ही मैंने टाटा का आपको एग्जांपल दिया था, और पेप्सी ने भी बड़ा अमेजिंग एक कैंपेन चलाया था। उस कैंपेन में क्या हुआ था, कि जो हमारे लेफ्टिनेंट कैप्टन लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा थे, जब मतलब जब वो शहीद हुए थे, तो उनके उस याद में उन्होंने क्या किया कि पेप्सी का एक लिमिटेड एडिशन चलाया, दिल मांगे मोर करके। और वो लिमिटेड एडिशन इतना ज्यादा बिका, क्योंकि लोगों से कनेक्ट कर गया, और लोगों को लगा कि पेप्सी हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, जिससे लोग कनेक्ट हुए, और लोगों ने बहुत पेप्सी का जो ब्रांड वैल्यू था वहां से और ज्यादा बढ़ गया इंडिया में। ऐसे ही फिलिप ने क्या किया था, ख्याल रखना करके एक एड कैंपेन चलाया था, लोगों से इमोशनली कनेक्ट होने के लिए। तो दूसरा हमारा था वो इमोशंस था, कि कैसे आप अपनी स्टोरी के जरिए, अपनी कहानी के जरिए लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। पहला हमने फोकस किया, दूसरा हमने किया इमोशंस, तीसरा अगर मैं बात करूं, वो होता है क्लियर गोल। आपकी कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है, आपकी कहानी का जो मेन गोल है वो क्या है। एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप एक फुटबॉल का गेम देख रहे हैं, फुटबॉल जिसके दोनों तरफ एक गोल होता है, जिसपे एक गोलकीपर होता है, वो गोल बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो गेम आप देख रहे हैं, इमेजिन कीजिए उस गेम में गोल पोस्ट ही ना हो, दोनों तरफ कुछ हो ही ना, बस लोग खेल रहे हो। कितनी देर तक आप देखेंगे? चैट बॉक्स में बताइए, कितनी देर तक आप देखेंगे अगर उसमें गोल पोस्ट ही ना हो, बस लोग खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, कोई रिजल्ट ना आ रहा। जी, चैट बॉक्स में लिखिए कि कितनी देर तक।
बहुत सारे लोग बोले नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे क्योंकि उस खेल में कोई गोल ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, बस खेले जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं देखोगे, आप देखोगे ही नहीं, क्योंकि उसमें गोल नहीं है। तो जब आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो क्या वो ऐसे ही सुना रहे हैं, या उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई गोल है, जो आपका कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है, कहीं किसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए कहते हैं जो गोल है वो क्लियर और एक डायरेक्शन में होना चाहिए। ये हमारा था तीसरा। जब भी आप स्टोरी सुनाएंगे तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। चौथा होता है पैटर्न। ये जो पैटर्न है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आपका अगर मैं गुची की बात करूं, आपका लुई विता की बात करूं, ये लोग क्या करते हैं, पैटर्न यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में। जब भी आप अपना जब भी आप अपना कोई स्टोरी सुना रहे होंगे ना, तो उसमें एक पैटर्न होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अक्सर हम बादलों में देखते हैं ऊपर, तो हमें कुछ ना कुछ इमेजेस दिख रही होती है। कभी हम उसमें डॉगी देख लेते हैं, कभी हम उसमें मतलब भालू सा देख लेते हैं, कुछ भी, कभी हाथी देख लेते हैं। क्यों ऐसा देखते हैं? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो रैंडमनेस पसंद नहीं करता। मतलब कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कोई चीज एक पैटर्न में देखे, एक सीक्वेंस में देखे, एक पैटर्न में देखे। जैसे एक मूवी है, हॉरर मूवी है, द रिंग करके, कभी टाइम मिले जरूर देखना। उसमें क्या होता है कि एक एक वीडियो क्लिप होती है। जब भी उस जब भी कोई शख्स उस वीडियो क्लिप को देखता है ना, देखने के 7 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कोई देखता, डेथ हो जाती है, जैसे कोई देखता, डेथ हो जाती है। उसके बाद जो फिल्म की एक्ट्रेस होती है वो भी उस वीडियो क्लिप को देखती है। देखिए, एंड में आपको पैटर्न ब्रेक भी करना होता है उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। उस एक्ट्रेस को बचाने के लिए, हीरोइन को बचाने के लिए डायरेक्टर क्या करेगा, उस पैटर्न को ब्रेक करेगा ताकि स्टोरी कंप्लीट हो सके। तो रैंडमनेस नहीं, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमेशा पैटर्न में सोचता है। तो जो आपकी कहानी होनी चाहिए पैटर्न में ही होनी चाहिए। प्लस जो हमारा ब्रेन होता है, जो मैंने बताया, वो पैटर्न में ही सोचता है, तो आपकी कहानी भी वैसी ही होनी चाहिए। ये था हमारा नंबर 4। नंबर 5 जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि प्रैक्टिस एंड इंट्यूशंस। अच्छा, कुछ टाइम पहले एक अभी यूट्यूब पे पड़ी हुई है एक वेब सीरीज है जिसका नाम है द पिक्चर्स। जब भी वक्त मिले जरूर देखिएगा, बड़ा ही अमेजिंग है। उसमें 4 दोस्तों की कहानी है, चारों स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना जॉब छोड़ के, चारों करते भी हैं। तो उसमें एक नवीन करके जो मेन कैरेक्टर होता है ना, आइडिया उसी का होता है और वही मेन होता है। तो जब भी वो लोग फंसते हैं ना कहीं कभी किसी चीज को लेके, तो क्या करता है, वॉशरूम में जाता है। वो उसको बोलते हैं थिंक टैंक, मतलब वो थिंक रूम। जाके वहां पे वो सोच के आता है, और सोच के आने के बाद बताता है कि हाँ ये चीज है, और अक्सर उसका इंट्यूशन सही होता है। बाकी तीनों को लगता है कि बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा सही सोच रहा है। लेकिन एक दिन उनको रियलिटी पता चलती है। वो क्या कर रहा होता है, जब वो वॉशरूम में जाता है तो एक सिक्का निकालता है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। मान लो उसने उसको कोई डिसीजन लेना यस और नो का, तो एक तरफ उसने कहा अगर ये आएगा तो यस बोल दूंगा, इधर आएगा तो नो बोल दूंगा। वो कॉइन ऊपर करता है, कॉइन रोक लेता है। उसने कभी भी कॉइन को देखा ही नहीं। जब वो कॉइन हवा में होता है ना, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, उस टाइम जो उसका इंट्यूशन कहता है कि नहीं यस आना चाहिए, यस आना चाहिए, यस आना चाहिए, या फिर नो आना चाहिए, बस बिना कॉइन देखे वो उसी को डन कर देता है। आप भी देखोगे, जब भी कोई डिसीजन ले रहे होंगे ना आप एक कॉइन उछालना। जितने सेकंड तक कॉइन ऊपर रहेगा ना, आपका मन बार बार यही कहेगा ये आ जाए, ये आ जाए। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ना, वही चीज सही है। अब ये तो हो गया इंट्यूशन। लेकिन एक चीज और इसमें देखिए, बिना नॉलेज के इंट्यूशन भी अगर होगा ना तो वो डेंजरस है। बिना प्रैक्टिस के भी अगर आप, क्योंकि नवीन जब जब कॉइन उछालता था तो उसका क्या होता था, उसको स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ पता था। तब वो उसका मन बोलता था ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। अलग अलग कस्टमर से स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, बात करना होगा, अपने अपने दोस्तों के साथ बात करनी होगी कि कैसे स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जब इंट्यूशन आपका आएगा ना, तो अक्सर सही होगा, तब फिर गो विद द इंट्यूशन। बट पहला, अगर आप यहां देखोगे भी, इसमें मैंने इंट्यूशन से पहले क्या लिख रखा है, प्रैक्टिस। पहले आपको उस चीज में मास्टर होना होगा, उसके बाद जो आपका इंट्यूशन कहेगा, गो विद द फ्लो, वो चीज अक्सर सही होती है। ओके, ये हो गया हमारे स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स। पहला फोकस, दूसरा हमने समझ लिया इमोशंस को, तीसरा हमने क्लियर गोल सेट कर लिया। उसके बाद फिर हमने पांचवा हमारा जो है वो प्रैक्टिस एंड इंट्यूशन हो गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टोरी में, जब भी हम कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, वो है छठा, इमेजिनेशन। इसका पहले मैं आपको एक छोटे से स्टोरी सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना।
एक खरगोश था, वो अपना बैग पैक करके जा रहा था। रास्ते में उसको एक हिरन मिला। हिरन ने पूछा, खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो? ठीक है, मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई। इसी स्टोरी को अब मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से सुनाता हूँ। एक खरगोश था, उसने अपना बैग पैक किया और वो निकल पड़ा एक सफर पे। रास्ते में उसको एक हिरन मिला। हिरन ने कहा, अरे खरगोश मियाँ कहाँ जा रहे हो, इतना खुश क्यों हो? दोनों स्टोरी में बस एक चीज का डिफरेंस था, इमोशंस का और इमेजिनेशंस का। पहली स्टोरी मैंने बिल्कुल फ्लैट टोन में बोल दी, मैंने अपना कोई भी बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं किया। और दूसरे में मैंने क्या किया, स्माइल के साथ जो चीज वहां चल रही थी उसको प्रेजेंट। इससे क्या होगा, जो ऑडियंस होगा ना वो फिर इमेजिन करने लग जाएगा उस सीन को। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो हमारा ब्रेन होता है ना वो इमेजेस में सोचता है, तो वर्ड्स नहीं सोच पाता, वो इमेजेस में सोचता है। तो जब हम अपने बॉडी लैंग्वेज से या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कोई चीज दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो इमेज उसके माइंड में बनने लगती है। और जब वो इमेज बनती है ना, इमेज जब बनती है तो उस तरह से सोच पाता है। तो जो आपका ऑडियंस है ना, उसको आप इमेजिन करने दीजिए। जब अपनी स्टोरी आप सुना उसको इमेजिन करने दीजिए कि ये चीज हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपने किसी कस्टमर से आपने कनेक्ट किया और आपने अपना एक कोर्स बताया कि ये कोर्स है सर, ये आपकी हेल्प करेगा, सब कुछ आपने बताया, उसका फीचर्स बता दिया, क्या है सब कुछ बता दिया। बट कस्टमर बोल रहा है कि अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अभी मैं नहीं ले सकता। यहाँ पे देखो स्टोरी टेलिंग कैसे काम आएगी। अब आपने कस्टमर के सामने एक एक इमेजिनरी एक स्टोरी क्रिएट किया कि सर मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल समझ सकता हूँ। एक हमारे कस्टमर थे, मित्र थे, उनका नाम था सुरेश। तो सुरेश जी के साथ ना सर बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी। इवन वो मुझसे डिस्कस भी करते थे कि कैसे इस चीज से बाहर निकलूं और कैसे मैं अपना बिजनेस कर सकूं। उनको ये भी पता था कि बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए पहले नॉलेज की जरूरत पड़ती है। नॉलेज नॉलेज कहाँ से मिलेगी? मैं बताऊंगा आपको सर नॉलेज कहाँ से मिलेगी। वो डिस्कस भी इस चीज को लेके मेरे से बहुत करते थे। लेकिन उनको भी एक प्रॉब्लम थी सर, पैसे नहीं थे। अच्छा, मैं एक बार स्टोरी को यहाँ कट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है आपके स्टोरी का, भले आप एक इमेजिनरी स्टोरी बता रहे हैं, बट यहाँ पे आपका कस्टमर ही आपका मेन कैरेक्टर है। आपको वो उसको इमेजिन करवाने की कोशिश आप कर रहे हैं कि वो वही है। सुरेश दूसरा कोई है, लेकिन वो आप कस्टमर को ही पॉइंट ऑफ कस्टमर को ही आप सेंटर में मान रहे हो कि कस्टमर उसको फील कर सके, उसको इमेजिन कर सके, जो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप इस तरह से स्टोरी सुनाते हैं ना कि सुरेश जी ने कहा कि देखो, जीवन में क्या है, जो जीवन है ना वो सुख दुख का संगम तो है ही है। जीवन में कभी दुख है, कभी सुख है, कभी पैसे नहीं है। लेकिन अगर मैं डिले करता जाऊंगा ना, बात नहीं बनेगी। उन्होंने खुद सोचा सर, खुद सोचा कि नहीं, अगर मुझे बिजनेस करना है तो सही समय अभी है, अभी नहीं किया तो देर हो जाएगी। और सर उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि सर प्रॉब्लम तो हमेशा आएगी, आएंगी जाएंगी, यही तो जिंदगी है सर। उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने लिया, और आज सर उन्होंने ये कर दिया। एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनाई अपने कस्टमर के सामने किसी और कैरेक्टर को लेके, लेकिन मेरा सेंटर क्या था, कस्टमर ही था। जब वो इस चीज को इमेजिन कर पाया, वो आपसे कर जाएगा कनेक्ट। अब वो डिसीजन ले सकता है, एटलीस्ट इस मोड, इस जोन में आ गया कि वो डिसीजन ले सकता है। जहां अभी तक उसका क्या थॉट था कि नहीं, अब फीलिंग्स उसकी चेंज होने लग गई, क्योंकि आपने उससे एक रिलेट कर दिया किसी और स्टोरी को, उससे इमेजिन करवा दिया। ये होती है पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो स्टोरी टेलिंग में इसको मैंने नंबर 6 पे रखा हुआ है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई स्टोरी सुना रहे हो ना, उसको इस तरह से सुनाए कि सामने वाला इमेजिन कर सके, उसको फील कर सके। ओके, अब एक सेकंड के लिए मैं अपना स्क्रीन बंद करता हूँ। मैं आपको एक ना पूजा की कहानी सुनाऊंगा, बट उसके लिए पहले मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। सभी लोग अगर पॉसिबल हो तो एक बार कैमरे पे आ जाइए प्लीज। ओके, ध्यान से सुनिएगा। जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, सबसे पहले तो आपको ये इमेजिन करवाना चाहता हूँ कि आप ये फील करिए कि आप एक बच्ची है जो कॉलेज गोइंग है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है। आप उसके पेरेंट्स हैं, मतलब अगर आप मेल है तो फादर है और फीमेल है तो मदर है। सबसे पहले आप माइंड में ये फील करिए कि आप वो पेरेंट है। एक बच्ची आपको एक स्टोरी सुनाएगी, एक लड़की आपको एक स्टोरी सुनाएगी, एक कहानी बताएगी। आप बिल्कुल वैसा ही फील करना कि अगर आप पेरेंट होते तो कैसा रिएक्ट करते। रेडी? एक्सीलेंट। ओके, तो एक लड़की है जिसका नाम है पूजा। ठीक है, सभी लोग बिल्कुल वैसा ही फील करना कि आपकी अपनी बेटी है।
अगर कोई उस तरह से ना फील कर सके तो आप ये कर सकते हो कि पूजा आप ही हो और आप अपने पेरेंट्स को स्टोरी सुना रहे हो। अब ये देखो कि आपके पेरेंट्स क्या रिएक्ट करते हैं। दोनों दोनों सिनेरियो आप सोच सकते हैं, बट हम पहले वाले के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, एक लड़की है पूजा नाम की, और उसने अपने ना माँ बाप को एक खत लिखा, लेटर लिखा। उसने कहा कि सबसे पहले माँ और पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए कि इतने दिन बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। कॉलेज छोड़े हुए मुझे 3 महीने हो गए। अभी मैंने बताया ना, वो कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। उसने लिखा कि कॉलेज छोड़े हुए 3 महीने हो गए, अब जाके मैं उस कंडीशन में हूं कि मैं आपको कुछ लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्कल का जो फ्रैक्चर था ना, अब थोड़ा बेटर हुआ है। मेरे सर में फ्रैक्चर हुआ था। रीजन क्या था कि मेरे ना अपार्टमेंट में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मैं जंप कर गई थी 4th फ्लोर से नीचे। मेरे हाथ पैर भी टूट गए थे और मेरे स्कल में फ्रैक्चर हो गया था। तो अब जब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूं, तब मैंने आपको ये खत लिखा है। जब मैं अपार्टमेंट से मैंने जंप किया था तो वहां पे मुझे एक लड़का मिला था जिसका नाम था जतिन। जतिन ने मेरा बहुत ख्याल रखा, और जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझसे मिलने भी आया करता था। जब मैं थोड़ा बेटर हुई, जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगा, तो मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। तो जतिन ने मुझे ऑफर किया कि क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। तो मैं मान गई, मैं जतिन के पास गई। अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। शादी करने का हमारा जो डिसीजन था, मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब मेरी जो प्रेगनेंसी है ना वो दिखने लगी है। तो मुझे अब शादी जतिन से करनी होगी। माफ करना, मैं ये सब आपको अब बता रही हूँ। प्लस, जो लड़का है जतिन, वो ऑलरेडी मैरिड है, और अभी जस्ट उसका डिवोर्स फाइनल हुआ है। और उसकी कस्टडी में 3 बच्चे आ गए हैं जो उसके साथ ही रहेंगे। क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए मैं अब आपको ये बता रही हूँ। मैं स्टोरी को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगर आप पेरेंट होते, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट क्या करते। सभी लोग प्लीज जितना हो सके उतना लिखिए चैट बॉक्स में, क्या करते आप। शॉर्ट में 1 लाइन में भी लिख सकते हैं आप। गुस्सा, मना करते, मारते, नहीं मानते, जतिन कोई लिख रहा है जतिन को मारते, पूजा से मिलने का प्रयास करते। ओके। अच्छा, कहानी का लास्ट पैराग्राफ मैंने आपको नहीं बताया, जो लास्ट में 2-3 लाइन और लिखी थी, अब मैं आपको वही बता रहा हूं। उसके नीचे पूजा ने लिखा कि मम्मी और पापा, जो कुछ भी मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि मैथमेटिक्स में मैं फेल हो गई हूँ, और इसमें केमिस्ट्री में मेरे नंबर्स थोड़े से कम आए हैं, मतलब डी, डी मुझे मिला है। ये उसकी लास्ट लाइन थी। अब बताओ, अब आपका रिएक्शन क्या होगा। कोई लिख रहा है, ज्योति जी लिख रहे हैं दोनों को मारते। देखिए, इस टाइम में आप क्या करते हैं, अब आपको गुस्सा जरूर आएगा, हो सकता है आप एक आध थप्पड़ मार दें, लेकिन सोचो कितना बड़ा कुछ उसकी बेटी के साथ हो सकता था। उसके सामने एक मैथमेटिक्स में 1 साल में फेल होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम थी। लोग उसको भूल जाते हैं। पूजा ने यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का मतलब स्टोरी टेलिंग का एक समझ लो एक नुमायना पेश किया अपने माँ बाप के सामने, जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो जहाँ पे वो फेल हुई थी। ठीक है। फेल को छुपाने के लिए उसने एक ऐसा स्टोरी बनाया कि लोग उस फेल होने को भूल गए। और देखो, यूजुअली माँ बाप गले लगा लेंगे कि यार इतना कुछ होने से बच गया मेरी बेटी के साथ, फेल हुआ कोई बात नहीं, अगले साल फिर से पास हो जाएगी। ये है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपको यही चीज अपने कस्टमर के साथ करना है, ये स्टोरी नहीं सुनानी है, आपको अपने कस्टमर के साथ इस तरह से कनेक्ट करना है। वैसे एक बार मैं समराइज कर देता हूँ पूरी पीपीटी आपको फटाफट, कि हमने जो कुछ इसमें कवर किया है वो क्या क्या किया है। ओके, पूजा की कहानी के बाद सबसे पहले हमने फोकस के बारे में जाना, उसके बाद हमने इमोशंस के बारे में जाना, क्लियर गोल और पैटर्न, प्रैक्टिस एंड इंट्यूशन, और लास्ट में इमेजिनेशन। ये 6 टिप्स है। कोई भी एक अच्छा, अगर आप स्टोरी, कोई भी स्टोरी आप बताते हैं, सुनाते हैं किसी को या लिखते हैं, ये 6 चीजें आपको इसमें होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपकी 6 चीजें आपकी स्टोरी में है तो आप स्टोरी को बड़े अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, जिससे आपका ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर सकता है। और एक बार अगर आपके ऑडियंस ने आपसे कनेक्ट किया, तो मतलब आपका काम बन जाएगा, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो एक एक होमवर्क आपके लिए है, अभी अपने पास रखिएगा। हम होमवर्क ये है कि बीइंग अ कंसल्टेंट, आप ना
जब भी अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज, कि बीइंग अ कंसल्टेंट व्हाट शुड बी योर स्टोरी टू चेंज द फीलिंग ऑफ योर कस्टमर टुवर्ड्स यू एंड योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपको जो टाइम है इसमें ना शूट करने का वो 60 सेकंड का है। 60 सेकंड के अंदर आप ऐसा क्या स्टोरी अपने कस्टमर को सुनाएंगे जिससे आपका कस्टमर, जो आपकी कस्टमर की जो फीलिंग है ना वो आपको लेके और आपके प्रोडक्ट को लेके चेंज हो जाए। ये होमवर्क अपने पास रखिएगा। जब आप इसे शेयर करेंगे तो अगले अगले सेशन में हम जो टॉप 3 स्टोरीज होंगी वो प्ले करेंगे सबके सामने, कि देखिए इन्होंने कैसे स्टोरी बनाई अपने कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो मेरी तरफ से इतना ही था, और अब मैं इनवाइट करूंगा वापस से कविता मैम को एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू सो मच टीम। थैंक यू सो मच साहिल सर, ये बहुत ही बेहतरीन सेशन था। थैंक यू सो मच। एक स्टोरी टेलिंग बनने के लिए, एक स्टोरी कैसे आपको जो बोलना है, एक स्टोरी टेलर बनना कैसा है, ये बहुत ही अच्छे से आपने जो एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।